जय हिंद साथियों, आपका लवली जीके ट्रिक में फिर से स्वागत है। जी दोस्तों, बात करने जा रहा हूं आज राजस्थान का बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूं, जो टॉपिक का नाम है जलवायु। देखिए दोस्तों, किस तरह जलवायु का टॉपिक हमारे बीच में रहने वाला है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको क्लास में ही याद होने वाला है। जरूर वीडियो आपको पसंद आएगी, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको बहुत से टॉपिक याद होंगे। जलवायु में जलवायु एक हार्ड टॉपिक माना जाता है, लेकिन मैं आपको बड़े सरल तरीके से समझाने वाला हूं। जलवायु का टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। जी दोस्तों, ध्यान से देखना, 3 भागों में मैंने इसको बांट डाला है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला आएगा जलवायु के बारे में अपने जानेंगे जलवायु क्या है। उसके बाद अपने जानेंगे ऋतु के बारे में। किसके बारे में? ऋतु के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे मौसम के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? मौसम के बारे में जानेंगे। जलवायु 30 से लेकर 35 वर्षों में 30 से लेकर 35 वर्षों में तापमान, इसमें तापमान, आर्द्रता और वर्षा में परिवर्तन होना। वर्षा में परिवर्तन होना, परिवर्तन होना क्या कहलाता है? परिवर्तन होना, परिवर्तन होना जलवायु कहलाता है। ऐसे ही ऋतु में चलेंगे तो दोस्तों ध्यान रखना, महीनों में परिवर्तन, महीनों में परिवर्तन, महीनों में परिवर्तन होना ऋतु कहलाता है। परिवर्तन किसमें होना? तो ये ध्यान रखना, तापमान, आर्द्रता और वर्षा में परिवर्तन होना, वर्षा में परिवर्तन होना ऋतु कहलाता है। उसके बाद मौसम, मौसम की बात करें, दिन या घंटों में परिवर्तन, दिन या घंटों में परिवर्तन होना मौसम कहलाता है। परिवर्तन किसमें होना? तापमान, आर्द्रता और वर्षा में परिवर्तन होना मौसम कहलाता है। जी दोस्तों, राजस्थान की जलवायु कैसी है? राजस्थान की जलवायु कैसी है? सुंदर सुंदर नोट्स बना लेना दोस्त, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखाने वाला हूं मैं आपको। राजस्थान की जलवायु है शुष्क, शुष्क, अर्धशुष्क, शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, उपार्द्र, आर्द्र, उपआर्द्र और अति आर्द्र है। अति आर्द्र है, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। ऊपर ऊपर का एक बार मैं आपको बता रहा हूं, बाद में टॉपिक वाइज एक पढ़ेंगे। राजस्थान पूछूं तो कौन से कटिबंधीय में आता है, यह भी आपको समझाऊंगा। लिखना, राजस्थान, राजस्थान उपोष्ण कटिबंधीय में आता है, उपोष्ण कटिबंधीय में आता है। लेकिन राजस्थान का दक्षिणी भाग, राजस्थान का दक्षिणी भाग, राजस्थान का दक्षिणी भाग पूछूं तो उष्ण कटिबंधीय में आता है, उष्ण कटिबंधीय में आता है। जी हां दोस्तों, अब बात कर रहा हूं मैं ऋतु के बारे में। पहली ऋतु आती है अपनी कौन सी? ग्रीष्म ऋतु आती है। कौन सी आती है? ग्रीष्म ऋतु आती है। जी दोस्तों, ध्यान रखना, ये मार्च से लेके जून के बीच में ग्रीष्म ऋतु आती है। तो ग्रीष्म महोत्सव, शानदार क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों। ग्रीष्म महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो माउंट आबू में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? माउंट आबू में मनाया जाता है। माउंट आबू सिरोही में है। उसके बाद आती है कौन सी ऋतु? तो ध्यान रखना, वर्षा ऋतु आती है। कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु आती है। नंबर उसके बाद 3 की बात करूं तो 3 के बाद अपने आने वाला है शीत ऋतु। कौन सा आने वाला है? शीत ऋतु आने वाली है। शीत ऋतु में ध्यान रखना, शीत महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो शीत महोत्सव मनाया जाता है, ये भी कहां? माउंट आबू में मनाया जाता है। तो माउंट आबू कहां पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। कहां पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। उसके बाद मौसम के बारे में बात करूं तो दिन या घंटों में परिवर्तन होना मौसम कहलाता है। परिवर्तन किसमें होता है? तापमान, आर्द्रता और वर्षा में। उसके बाद मौसम,
अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना हुआ है, मौसिम शब्द से बना हुआ है। तो इस मौसिम का ही अर्थ बता दो सर, इसका अर्थ क्या रहने वाला है? इसी का अर्थ रहने वाला है क्या? मौसम। क्या रहने वाला है? मौसम रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मानसून शब्द की खोज, मानसून शब्द की खोज पूछूं तो किसने की थी? तो हिम्पोलस ने की थी। किसने की थी? हिम्पोलस ने की थी। ये दोस्तों आपको इतना ध्यान होना चाहिए। वापस देख लो, एक बार रिपीट कर रहा हूं। जलवायु हमारा टॉपिक था। जलवायु को 3 भागों में पढ़ेंगे, अलग अलग शब्द है जलवायु, ऋतु और मौसम। 35 से 35 वर्षों में परिवर्तन, तापमान, आर्द्रता और वर्षा के में, तो उसे क्या कहेंगे? जलवायु कहेंगे। राजस्थान की जलवायु है शुष्क, अर्धशुष्क और आर्द्र, उपाद्र, अति आर्द्र। राजस्थान उपोष्ण कटिबंधीय में आता है, लेकिन राजस्थान का दक्षिणी भाग है वह उष्ण कटिबंधीय में आता है। दक्षिणी भाग में 2 जिले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उसके बाद ऋतु, ऋतु महीनों में परिवर्तन को ऋतु कहते हैं। ऋतु होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। पूछ ले कि ग्रीष्म महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो माउंट आबू में मनाया जाता है। माउंट आबू कहां स्थित है? सिरोही के अंदर स्थित है। उसके बाद शीत ऋतु की बात करूं तो शीत महोत्सव माउंट आबू में ही मनाया जाता है। ध्यान रखना, गर्मी और सर्दी दोनों के दोनों माउंट आबू में है। उसके बाद मौसम, अरबी भाषा का शब्द है, मौसम शब्द से बना हुआ है, मौसम शब्द का अर्थ मौसम है। उसके बाद मानसून शब्द की खोज किसने की थी? हिम्पोलस ने की थी। किसने की थी? हिम्पोलस ने की थी। इतना उतारिए। अब आगे देखते हैं। तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर 3 कटिबंधीय होते हैं। कितने कटिबंधीय होते हैं? तो 3 कटिबंधीय होते हैं। कटिबंध है, 3 कटिबंध है। समझो कैसे 3 कटिबंध है और राजस्थान कैसे उपोष्ण में आता है और उष्ण में आता है। ध्यान से समझना। ऊपर वाली रेखा हमारी रहती है करक रेखा। कौन सी रेखा है? करक रेखा है। ध्यान से समझना। उसके बाद नीचे वाली रेखा हमारी रहने वाली है मकर रेखा। कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। बीच में रेखा है भूमध्य रेखा। कौन सी है? भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा है। ये यहां पर रहती है क्या? शीत कटिबंधीय। कौन सा कटिबंधीय है? शीत कटिबंधीय है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना, यहां से लेकर यहां तक है उपोष्ण कटिबंधीय। कौन सा कटिबंधीय है? उपोष्ण कटिबंधीय है। यहां से लेकर यहां तक रहने वाला है उष्ण कटिबंधीय। कौन सा कटिबंधीय है? उष्ण कटिबंधीय है। थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। उसके बाद जो यहां पार्ट रहने वाला है ये है शीत कटिबंधीय। कौन सा कटिबंधीय? शीत कटिबंधीय है। उसके बाद जो यहां से लेकर ये बीच में रहने वाला है ये उपोष्ण कटिबंधीय रहने वाला है। कौन सा कटिबंधीय है? उपोष्ण कटिबंधीय रहने वाला है। उसके बाद आगे बात करूं मैं, ध्यान से समझना। उसके बाद राजस्थान, जी सर, राजस्थान हमारा यहां स्थित है। कहां स्थित है? यहां। राजस्थान का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग किसमें आता है? उपोष्ण कटिबंधीय में आता है। किसमें आता है? उपोष्ण कटिबंधीय में आता है। यही मैंने बताया था। दक्षिणी भाग किसमें आता है? तो उष्ण कटिबंधीय में आता है। किसमें आता है? उष्ण कटिबंधीय में आता है। तो बात सुनो और समझो कि ये है सूर्य। क्या है? सूर्य है। तो सूर्य की रेखा, सूर्य की सीधी रेखा करक रेखा पर कब चमकती है? तो 21 जून को चमकती है। कब चमकती है? 21 जून को चमकती है। उसके बाद दोस्तों बात करूंगा मैं 23 सितंबर को। 23 सितंबर को ध्यान रखना भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है। किस पर गिरती है? भूमध्य रेखा पर गिरती है। उसके बाद हमारा रहने वाला है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को सूर्य की रेखा मकर रेखा पर गिरती है। कहां गिरती है? मकर रेखा पर गिरती है। उसके बाद वापस देखना 21 मार्च को, 21
मार्च को सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ती है? भूमध्य रेखा पर गिरती है या विषुवत रेखा पर गिरती है। वापिस समझना, ध्यान रखना कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब चमकती है? तो 21 जून को चमकती है। कब चमकती है? 21 जून को चमकती है। फिर क्वेश्चन पूछ ले कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें कब चमकती हैं? तो ध्यान रखना 23 सितंबर को और 21 मार्च को। फिर पूछ ले कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं? तो 22 दिसंबर को पड़ती है। कब पड़ती है? 22 दिसंबर को पड़ती है। उसके बाद आगे बात करूंगा मैं, याद ना रहे तो दोस्तों ध्यान रखना, 21 जून के बाद 3 महीने बाद सितंबर आता है, फिर 3 महीने बाद दिसंबर आता है, फिर 3 महीने बाद मार्च आता है, फिर 3 महीने बाद जून आता है। क्या आता है? जून आता है। ध्यान रखना 21 जून को भारत का सबसे बड़ा दिन होता है। भारत का सबसे बड़ा दिन होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद 22 दिसंबर को भारत का सबसे छोटा दिन होता है। कौन सा होता है? सबसे छोटा दिन होता है। छोटा दिन होता है। ठीक है सर, ये तो पता लग गया हमको भारत का सबसे बड़ा छोटा दिन कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा पर ध्यान रखना, इस दिन कब? 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन वह रात बराबर होते हैं। दिन वह रात बराबर होते हैं। दिन वह रात बराबर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उसके बाद भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर और 21 मार्च को सीधी किरणें पड़ती हैं। उसके बाद लिख सकते हो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 21 जून को भारत का सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को भारत का सबसे छोटा दिन होता है, और 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन व रात बराबर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इतना उतारिए। इसके बाद आगे आपने पढ़ने वाले हैं क्या? कर्क रेखा के बारे में। अब आपने देखते हैं कर्क रेखा के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। एक एक बिंदु लिखाने वाला हूं दोस्तों, ध्यान से लिखना, ध्यान से नोट्स बनाना। कर्क रेखा राजस्थान में लंबाई पूछे तो आपसे, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई पूछूं तो 26 किलोमीटर है। कितनी है? 26 किलोमीटर है। कितनी है? 26 किलोमीटर है। कितने जिलों से गुजरती है? तो 2 जिलों से गुजरती है। 2 जिले पूछूं तो कौन कौन से हैं? डूंगरपुर है, दूसरा है बांसवाड़ा। डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा है। कौन सा है? बांसवाड़ा है। ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद ये आपसे पूछ ले कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पूछूं तो चीखली गांव प्रवेश करती है। चीखली गांव से प्रवेश करती है, ये भी ध्यान रखना। चीखली गांव से प्रवेश करती है। अंतिम कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है, ये भी ध्यान रखना। समझ गए? उसके बाद कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई पूछूं तो, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई पूछूं तो कौन से जिले में है? तो बांसवाड़ा में है। कौन से जिले में है? बांसवाड़ा जिले में है। उसके बाद कर्क रेखा की कम लंबाई पूछूं तो, कर्क रेखा की कम लंबाई पूछूं तो डूंगरपुर में है। कहां है? डूंगरपुर में है। उसके बाद क्वेश्चन मानता है कि कर्क रेखा पर स्थित नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? नजदीक जिला मुख्यालय पूछूं तो कौन सा है? तो ध्यान रखना बांसवाड़ा है। कौन सा है? बांसवाड़ा है। कौन सा है? बांसवाड़ा है। अगर पूछ ले कि कर्क रेखा पर दूर जिला मुख्यालय, ध्यान से लिखना, क्वेश्चन मेरा अलग है। कर्क रेखा पर
कर्क रेखा से दूर, कर्क रेखा से दूर जिला मुख्यालय पूछूं तो कौन सा आएगा? श्री गंगानगर आएगा, श्री गंगानगर आएगा, ये भी ध्यान रखना। क्या आएगा? श्री गंगानगर आएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि कर्क रेखा पर स्थित, अलग से लिख लेना इसी नीचे, कर्क रेखा पर स्थित, कर्क रेखा पर स्थित, कर्क रेखा पर स्थित दूर जिला मुख्यालय पूछूं तो, जिला मुख्यालय पूछूं तो अब आएगा क्या? डूंगरपुर आएगा। क्या आएगा? डूंगरपुर आएगा। जी हाँ दोस्तों, कर्क रेखा पर, ये है कर्क रेखा, इस पर स्थित पूछूं तो आएगा डूंगरपुर। अगर कर्क रेखा से पूछूं तो दूर कौन सा है? श्री गंगानगर है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा जलवायु का पहला पार्ट था। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसका पार्ट 2 जो कल आने वाला है वो भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।